जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। और आप लोग यहाँ पे आप लोगों का अब एडमिट कार्ड भी आना शुरू हो गया है। और बिहार पुलिस के जो भी बच्चे हैं, जो भी भाई हैं, तैयारी कर रहे हैं, और उनसे आप लोग, अब तो समय बिल्कुल नहीं बचा है, 1, 7 और 15 को एग्ज़ाम होना है। तो इसमें जो भी प्रश्न है, आपको जो भी प्रैक्टिस सेट है मार्केट में, जो भी पिछले दिनों आपने पढ़ा है, उसका जितना रिवीजन हो सके आपको जी जान लगा के करिए, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको, अब ये ही वीडियो क्यों ना हो, तो अगर आपने पहले वीडियो जो देख लिया है तो ज़्यादा कीजिए कि मास्टर वीडियो वगैरह जो है उनको आप डबल स्पीड करके क्यों ना देखना पड़े, तो आप उसे रिवीजन कीजिए। और इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके साइड से जो क्वेश्चन है वो ज़रूर फंसेंगे आपको। तो आप अभी जैसे इसमें किरण पब्लिकेशन का सारा इसमें चल रहा है, तो हमारा इसमें जो इससे पिछला है कि हमारा 15 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। तो आज हम 16वां प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं। इसमें भी 20 प्रैक्टिस सेट है, पहले वो करवा देते हैं, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट लगेगा जैसे स्पीडी है, लूसेंट है, वो सब का भी हम करवाएंगे। तो हमारा पिछला इसका 15 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। चलिए आज हम इसका 16वां प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। 16वें प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल देख लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे क्या कहेंगे? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, संवृत स्वर हो जाएगा इसका आंसर। संवृत स्वर वो होते हैं जिसमें कि जैसे उसके उच्चारण में कोई भी अगर आप उच्चारण करते हैं तो उसमें जो है आपका मुंह सबसे कम खुलता है। जैसे इसके अंतर्गत हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ तथा दुर्गऊ आते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि किस क्रम में सर्वनाम का भेद नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अस्तित्व सर्वनाम। इसमें क्या है कि अस्तित्ववाचक सर्वनाम का जो है कोई भेद नहीं होता है। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, जो जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम तथा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अगला है कि जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे सूचित करने वाला संज्ञा का रूप कौन सा कारक कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कर्म कारक। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। यदि किसी वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है तो उसे सूचित करने वाला संज्ञा रूप में कर्म कारक होता है। जैसे शिकारी ने बाघ मारा, माँ ने बच्चे को सुलाया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जिस शब्द का कोई भी खंड प्रधान नहीं होता अपितु उसका अन्य अर्थ निकलता है उसे कौन सा समास कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। अब इसमें जब समास में किसी आय पदों को छोड़कर किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास में जो सामासिक शब्द का कोई भी खंड प्रधान नहीं होता है अपितु उसका कोई अन्य अर्थ निकलता है। जैसे कि नीलकंठ अर्थात जिसका नीला है कंठ, इसमें भगवान शिव के बारे में इसका बताया जाता है। और जैसे कि पीताम्बर है जिसका पीत है अंबर अर्थात भगवान विष्णु के बारे में इसमें जिक्र किया जा रहा है। इसी प्रकार गणेश जी के बारे में लंबोदर है। अगला इसमें देख लेते हैं कि चाय में थोड़ा दूध मिलाओ, किस इसमें जो है किस शब्द में विशेषण है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, थोड़ा है। इसमें जो है चाय में थोड़ा दूध मिलाओ में थोड़ा दूध की विशेषता को बतलाता है, अतः शब्द थोड़ा जो है अनिश्चित परिणाम बोधक विशेषण है। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। तो इसमें हिंदी में जो अनुवाद करना है कि आई अराइव्ड एट वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इसका जो हिंदी अनुवाद है वह है आपका ऑप्शन नंबर 1 में हो जाएगा, मैं सुबह काम पर जल्दी पहुंच गया। अगला देख लेते हैं कि किस शब्द में उर्दू का उपसर्ग नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपके लिए ऑप्शन नंबर 3, अवरोध हो जाएगा। शब्द अवरोध पूर्ण शब्द है, इसमें किसी भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। बदकिस्मत, लाचार और हरदम में बद, ला तथा हर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला देख लेते हैं कि इसमें जो है किस क्रम में भाववाचक प्रत्यय नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, टोपी वाला। इसमें जो है जो शब्द है टोपी वाला में भाववाचक प्रत्यय नहीं है। भाववाचक जो कृदंतीय संज्ञाएं या भाववाचक तद्वित संज्ञाएं किसी शब्द में ता, तत्व, इमा, ए, औ, आ, अंत, आई जो है ये सब आदि प्रत्यय के लगने से बनते हैं। जैसे भीड़ प्लस अंत भिड़ंत हो जाता है, लड़ प्लस आई लड़ाई। तो इसी प्रकार से अगला प्रश्न देख लेते हैं कि
तुम्हारी जो 5 एकड़ जमीन है वह तो समझो गिद्धों के लिए मांस का लोथरा बनी हुई है, किसकी पंक्तियां हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। प्रस्तुत ये जो आपका पंक्ति है रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखित जो क्लास 9th के जो बुक है सूखी नदी का पुल शीर्षक से लिया गया है। इसमें लेखक जो है दिनकर जी के द्वारा सामाजिक वैमनस्यता को बड़े ही सजीव ढंग से चित्रित किया गया है और इनका मानना है कि सारी बुराइयों की जड़ जो है संपत्ति है और इससे असंतोष बढ़ता है, वैमनस्यता आती है, लोग मारकाट करते हैं और आपसी भाईचारा समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कहानी नगर किस प्रकार की कहानी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 व्यंग प्रधान हो जाएगा। इसमें जो है आपको ये भी आपको क्लास 10th के जो है से लिया गया है और इसमें जो है कहानीकार के द्वारा जो बताया गया कि नगरीय अव्यवस्था इस पर कटाक्ष किया गया है कि किस प्रकार जो है ग्रामीण भोली भाली जनता के साथ नगर में उपेक्षा एवं बदसलूकी होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि इसमें है कि मगध में किस लोक नृत्य का प्रचलन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, खिलाड़िन हो जाएगा। ये आपको क्लास 9th से ही ये भी लिया गया है और ये नृत्य कला शीर्षक से लिया गया है। इसमें जो है मगध क्षेत्र के जो है गया जिले में नाचने गाने वाली एक पेशेवर जनजाति हुआ करती थी और उस जाति की स्त्रियां विवाह आदि मांगलिक मौके पर बुलाई जाती थी और वे खिलाड़िन का नाच प्रस्तुत कर भरपूर पुरस्कार पाती थी और ये जो है सदैव जो है 10-15 के पंक्तिबद्ध समूह में अपना नाचते हुए गाना गाती थी। अगला प्रश्न देखेंगे, ये इंग्लिश का है कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस वेयर रिलेटिव एडवर्ब्स हैज बीन यूज्ड। इसमें क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, आई रिमेंबर द हाउस वेयर आई वाज बॉर्न। अगला प्रश्न देखेंगे, फिल इन द गैप विथ सुटेबल प्रीपोजिशन। तो इस प्रश्न का इसमें जो देना है कि इसमें इट्स 5 मिनट डैश 10 o'clock। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इसमें 2। अगला देख लेते हैं कि आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो ही वाज ऑल राइट ओनली ही वाज फैटिग्ड। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कॉन्ट्रास्ट इज ये इसका जो है एडवर्स्टेटिव इसमें जो होगा। तो ये जो है आपको जो दिया गया है इसमें इसका जो मीनिंग है आपको ये होता है कि इसमें एडवर्सेटिव जो कंजंक्शन होता है इसमें बट वनली इत्यादि का इसमें यूज होता है, जिसमें कि कॉन्ट्रास्ट इज एविडेंट। तो इसमें जो यूज है आपको इसमें यहाँ पे होगा और इसका जो है इसमें बट और इसमें वनली ये सब यूज होता है। अगला प्रश्न देख लेंगे, नीचे दिए गए प्रश्न में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतर चुने। हमारे देश के अधिकांश लोग गांव में रहते हैं। तो इसका क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ कंट्री लिव इन विलेज। अगला प्रश्न देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करेक्टली। राम डैश लेफ्ट बिफोर यू गो टू सी हिम। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 विल हैव। अगला प्रश्न देखते हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस a word is followed by 4 choice. Select the choice that is nearly most opposite in meaning to the given word. इसमें जो है ट्रांजिट का क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, परमानेंट। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसका जो ट्रांसिस्टेंट का मतलब होता है अस्थायी क्षणभंगुर और इसका जो परमानेंट मतलब अस्थायी हो जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे कि चूज द वर्ड फ्रॉम अमॉन्ग द 4 ऑपोजिशन विच इज नियरेस्ट मीनिंग ऑफ टू द गिवन वर्ड। प्रिडिक्ट का क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 फोरटेल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कबीर इज वन ऑफ द ग्रेट इम्यूनरीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्यूनरी का इसका मतलब क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सॉरी लिम्यूनरी है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है, सम अकम्प्लिस्ड एंड हु इंस्पायर्स अदर। तो इसका जो है जो लिम्प्यूनरीज का अर्थ होता है ए पर्सन हु इंस्पायर्स और इन्फ्लुएंस अदर्स स्पेशली वन। जो इसमें जो है इसका कहने का मीनिंग है कि वह आदमी जो
किसी के लिए आदर्श बन सके या फिर किसी को प्रेरित कर सके और वह किसी के लिए जो इन्फ्लुएंसर का काम कर सके, प्रभावित कर सके, वैसे व्यक्ति थे। अगला प्रश्न देखेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वंस अपॉन अ टाइम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लैंग्वेज कैन ब्रिंग रिवॉल्यूशन टू द वर्ल्ड। अगला प्रश्न देखेंगे कि जो सोशल साइंस का ये है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मजदूर संगठन। संविधान की 3 सूचियों का जो उल्लेख किया गया है, जैसे कि संघ सूची है, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची, जिसमें आपको मजदूर संगठन जो है वो आपको समवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न देख लेंगे कि संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, किसी प्रस्ताव की चर्चा पर रोक लगाना। इसमें जो है संसदीय शब्दावली में इसका समापन का आशय इसी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, माउंट आबू। जो दिलवाड़ा का जो ये जैन मंदिर है, दरअसल ये राजस्थान में जो है माउंट आबू के निकट है। और इन जैन मंदिरों का निर्माण जो है आपको 11वीं से 13वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य वास्तुपाल और तेजपाल के द्वारा किया गया था। संगमरमर के पत्थरों का प्रयोग करने के जो है इनकी विलक्षण प्रतिभा के कारण ये जैन मंदिर पूरे वर्ल्ड में फेमस है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति का पद संभाला था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। हमारे देश के जो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक राष्ट्रपति रहे। ये 2 कार्यकाल के लिए रहे। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली आपको 1945 से 1951 के मध्य जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे और भारत को स्वतंत्रता जो प्राप्त होने के समय वे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और भारत को जब स्वतंत्रता प्रदान करने के विषय पर सहमति बनाने हेतु एटली के द्वारा जो है लॉर्ड लुइस माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। तो कैबिनेट मिशन भी इसके प्रधानमंत्री के जो काल में भारत आया था। तो इनके काल में ये सब सारी घटनाएं हुई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इसका गार्गी के द्वारा। वैदिक काल में गार्गी ने अजय याज्ञवल्क्य को वाद विवाद में चुनौती दी थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि ये जो है बंद का जुलूस एवं संचालन को भारत में पहली बार किस उच्च न्यायालय ने अवैध ठहराया। तो बंद को जो है सबसे पहले आपको यहाँ जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर, कि सबसे पहले केरल जो है हाई कोर्ट के द्वारा 1997 में इस जो भी बंद है उसको गैर कानूनी और अवैध करार दिया गया था। अपने महत्वपूर्ण निर्णय में जो है केरल हाई कोर्ट के द्वारा जो है कहा गया कि बंद के दौरान किसी भी प्रकार की क्षति होने या संपत्ति को नुकसान पहुंचने की स्थिति में बंद का आयोजन करने वाले संगठनों को सरकार, सरकारी कर्मचारियों और निजी कर्मचारियों तथा नागरिकों को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। और नवंबर 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने केरल उच्च न्यायालय के जो ये डिसीजन था उसको सही बताया था। अगला प्रश्न देख लेंगे, ये जो 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू का प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था। तो अभी थोड़ा देर पहले हमने जिक्र भी किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, तेजपाल के द्वारा। राजस्थान के जो माउंट आबू में जो प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर है ये वास्तुपाल और तेजपाल जी के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे कि GIS किसका लघु रूप है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला प्रश्न देखेंगे, अमोघ वर्ष एक प्रसिद्ध क्या थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, राष्ट्रकूट राजा थे। अमोघ वर्ष जो है राष्ट्रकूट वंश के महान शासक थे और रिकॉर्ड की दृष्टि से उनका 64 वर्षों का शासनकाल सबसे लंबे राजतंत्रीय शासनकाल में से एक है और ये जो है बहुत कुशल ही और कवि और विद्वान थे। अगला प्रश्न देखेंगे, तिरुपति किस पहाड़ी की घाटी में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर 3, शेषाचलन पहाड़ी। तो इस प्रश्न का जो ये तिरुपति की जो पूर्वी घाटी जो है आपको शेषचलम पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है, जिसका निर्माण
प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। तो इसमें जो है तिरुमाला जो श्री वेंकटेश्वर का मंदिर है, आश्रय स्थल और इसके जो उपनगरों में से एक है भी जो है, ये भी आपको इन्हीं पहाड़ियों में स्थित है। तिरुपति आपको आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 4 गंडक हो जाएगा। गंडक नदी गंगा की सहायक नदी है और गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट नामक बांध बनाया गया है, जिसके पूर्वी किनारे से तिरहुत नहर एवं पश्चिमी किनारे से सारण नहर निकाली गई है। इस नहर से सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा जिले को जल प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि स्वेज नहर किससे जोड़ती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, लाल सागर तथा भूमध्य सागर को। स्वेज नहर लाल सागर तथा भूमध्य सागर को जोड़ती है और यह मिस्र का एक कृत्रिम जलमार्ग है जो पोर्ट सईद से स्वेज तक विस्तारित है। अगला प्रश्न देखेंगे, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। अगला प्रश्न देख लेंगे, किसके शासनकाल के दौरान ह्वेनसांग ने चालुक्य साम्राज्य की यात्रा की। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पुलेस्किन द्वितीय। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने चालुक्य राजवंश के सबसे महान शासक पुलेस्किन द्वितीय को चालुक्य, ये जो आपको चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है, इन्होंने जो है चालुक्य राजवंश के जो सबसे महान शासक है पुलेस्किन द्वितीय के जो शासनकाल के दौरान चालुक्य राज की यात्रा भी की थी और इनके द्वारा जो है आपको पुलेस्किन द्वितीय के जो है कुशल प्रशासन और उसकी शक्ति का जो अत्यधिक ये उनसे इम्प्रेस हुए थे और ह्वेनसांग और हर्षवर्धन के जो शासनकाल में तो इन्होंने की थी। और ये जो नर्मदा नदी के तट पर उन्हें हराया गया था और इनका जिक्र आप किनके द्वारा किया गया है किस अभिलेख में, उसके बारे में आप कमेंट में लिखिए। और ह्वेनसांग की बात जहाँ तक है तो ये आपको इनके हर्षवर्धन के शासनकाल में ये रहे। लगभग इन्होंने 629 से लेकर 645 तक ये भारत की यात्रा पर रहे। 629 में ये वहाँ से चले, 630 से 45 तक ये भारत में रहे। और ये यात्रियों, इनका जो उपनाम है आपको यात्रियों का राजकुमार और शाक्य मुनि के नाम से इन्हें जाना जाता है और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है आपको सीयू की है। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। तो ऐसे प्रश्न में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। जो अगर स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो ये आपको लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। और भारत का अगर जो भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाए तो आपको सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। आपके मन में ये कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि जब भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन हो गया तो प्रथम गवर्नर जनरल कैसे ये हो गए। तो वायसराय होता है क्या, ये जो पद होता है कि राजा के अधीन ये पद होता है। तो और जब हमारे देश में कोई राजतंत्र नहीं है तो जैसे ही ये राजतंत्र समाप्त यहाँ पे हुआ, आज़ाद जैसे ही भारत हुआ, तो उसके बाद ये यहाँ पर जो है आपको यहाँ पे फिर से वो गवर्नर जनरल का पद हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान में प्रदत्त किस जो अधिकार को संविधान की दिल एवं आत्मा कहा था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका, ये संवैधानिक उपचार का अधिकार। जो डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रदान किए गए संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और इसका हृदय कहा गया था। अनुच्छेद 32 नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन होने की स्थिति में कानून की सहायता से दबाव डालते हुए अधिकारों को बहाल करने का आदेश देता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में प्रतिकूल स्थान को चिन्हित कीजिए, अर्थात विपरीत जो इसमें से अलग है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 ट्रॉम्बे हो जाएगा। ट्रॉम्बे में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है और अन्य सभी स्थानों में परमाणु बिजली संयंत्र है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सन 2011 की जनगणना अनुसार वह कौन सा राज्य है जिसमें पुरुषों और स्त्रियों की साक्षरता में सबसे ज़्यादा अंतर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत के साथ एकीकरण से पूर्व गोवा किसके अधीन था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 पुर्तगाल हो जाएगा।
भारत के साथ एकीकरण से पूर्व गोवा पुर्तगाल के अधीन था। 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त करा लिया था। अगला प्रश्न देखेंगे, यहूदियों के लिए निम्नलिखित में से किस देश की स्थापना की गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 इजराइल हो जाएगा। ये जो यहूदियों के लिए इजराइल देश की स्थापना की गई और इसकी स्थापना आपको 5 जुलाई 1950 को की गई। इसकी जो राजधानी है यरूशलेम है तथा यहाँ की मुद्रा जो है न्यू शेकेल है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसने कहा कि ईश्वर ब्रह्मांड के साथ पासे नहीं खेलता? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, आइंस्टीन के द्वारा। आइंस्टीन के द्वारा कहा गया कि ईश्वर ब्रह्मांड के साथ पासे नहीं खेलता। और आइंस्टीन ब्रिटेन की सुप्रसिद्ध उपन्यास लेखिका थी और एम्मा नाथर एब्बे, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, मैसफील्ड पार्क आदि इनके जो द्वारा रचित उपन्यास है। ये जॉन आइंस्टीन के द्वारा लिखा गया ये सब बुक है। अगला प्रश्न देखेंगे, ये अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं है, ध्यान रखेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन से देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अक्ष शक्तियों के हिस्से नहीं थे? अर्थात अक्ष शक्तियों का जिसे आप धुरी राष्ट्र कह सकते हैं, धुरी शक्तियों का हिस्सा नहीं थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रूस हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अक्ष शक्तियों के साथ जो है रूस नहीं था। रूस जो है मित्र राष्ट्रों के साथ थे, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका इत्यादि थे। जर्मनी के पराजय का श्रेय रूस को दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पावापुरी में स्थित कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 जैन धर्म से हो जाएगा। पावापुरी में स्थित कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध जो है जैन मंदिर से है। पावापुरी में महावीर की मृत्यु जो है हुई थी, निर्वाण हुई थी और इस जगह पर इनका अंतिम संस्कार किया गया और वहां पे कमल रूपी तालाब के बीच जल मंदिर का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका शब्द किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 स्टालिन से। इसमें ये जो है आपको ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका शब्द जो है आपको स्टालिन से संबंधित है। लेनिन की मृत्यु के बाद रूस की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता स्टालिन बने थे। स्टालिन ने द्वितीय विश्व युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, किस युद्ध में फांसीवाद का राजनीतिक सिद्धांत शुरू हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 इटली हो जाएगा। एक राजनीतिक विचारधारा और सामूहिक आंदोलन के रूप में 1919 और 1945 के बीच मध्य, दक्षिणी और पूर्वी यूरोप में फांसीवाद का वर्चस्व रहा। इसकी शुरुआत इटली से हुई और इटली के प्रथम फांसीवादी नेता बेनिटो मुसेलिनी ने अपने पार्टी का नाम लैटिन शब्द फैसेज से लिया और 1915 ईस्वी में फासिस्ट क्रांतिकारी दल की स्थापना की। 1919 में उसने मिलान में फासी इटालियन द कैम्बिटमेंटो की स्थापना की, जो 2 वर्षों के बाद राष्ट्रीय फासिस्ट पार्टी बन गई। अगला प्रश्न देखेंगे, चीन में सांस्कृतिक क्रांति संबंधित है किससे? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सन यात सेन हो जाएगा। चीन में सांस्कृतिक क्रांति जो है में सन यात सेन के द्वारा, ये चीनी गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति थे, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अगला प्रश्न देखेंगे, लूनी नदी प्रवाहित होती है कहाँ पे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान से। ये जो है लूनी नदी अजमेर के जो है नाम, राजस्थान के नाम, जो अरावली से निकलकर जोधपुर संभाग में बहती हुई गुजरात में प्रवेश कर कच्छ की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न देखेंगे, सतपुरा पर्वतमाला विंध्य पर्वतमाला से मिलती है कहाँ पे? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अमरकंटक में। सतपुरा पर्वतमाला विंध्य पर्वतमाला से अमरकंटक में मिलती है। अमरकंटक से ही नर्मदा नदी निकलती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि मुन्नार पर्वत जो पहाड़ी क्षेत्र है कहाँ पे है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 पश्चिमी घाट हो जाएगा। मुन्नारी पहाड़ी जो है आपको पश्चिमी घाट में स्थित है और ये आपको पश्चिमी तट के जो स्थित खंबात की खाड़ी से कुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है और इसका उत्तरी भाग कोंकण तट और दक्षिणी भाग मालाबार तट कहलाता है। ये आपको जब ये स्ट्रक्चर बनाएंगे आप, तो यहाँ पर ये जो भाग है वही कोंकण तट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एंडीज पर्वतमाला है कहाँ पे? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 दक्षिणी अमेरिका में हो जाएगा।
कॉर्डिलेरा डी लॉस एंडीज पर्वतमाला पश्चिमी दक्षिण अफ्रीका में अमेरिका में स्थित है और इसकी जो लंबाई है आपको 7200 किलोमीटर है। इसका सर्वोच्च बिंदु एकांक गुहा है तथा इसकी जो ऊंचाई है आपको 6960 मीटर है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे लंबा महाकाव्य शास्त्र कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, महाभारत। महाभारत को विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य शास्त्र माना जाता है। इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। इसकी रचना जो है आपको वेद व्यास जी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, तारापुर महाराष्ट्र हो जाएगा। भारत के जो द्वारा है पहला परमाणु संयंत्र आपको तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया और ये संयंत्र आपको 1969 में शुरू हुआ तथा इसे अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक्स कंपनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, श्रीमती सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जी हमारे भारत की प्रथम महिला गवर्नर थी और ये 1947 में आपको उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनती हैं। और सरोजनी नायडू के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। इनकी पुस्तक है ब्रोकन विंग्स, गोल्डन थ्रेशोल्ड्स और ये आपको महात्मा गांधी जी को प्यार से मिकी माउस कहकर संबोधित करती थी। तो आपको सरोजनी नायडू से इतने सारे प्रश्न और इन्हें भारत कोकिला के नाम से महात्मा गांधी जी के द्वारा संबोधित किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय जलवायु को क्या कहा जा सकता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उष्णकटिबंधीय मानसून। भारत के जलवायु में मानसून का अहम स्थान है, अतः भारतीय जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसून कहा जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, चिल्का झील क्षेत्र किस डेल्टा के मध्य स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, महानदी एवं गोदावरी। चिल्का झील महानदी और गोदावरी के डेल्टाओं के मध्य स्थित है। महानदी डेल्टा के दक्षिण पश्चिम में स्थित यह झील ओडिशा के पुरी, खुर्द और गंजाम जिलों तक फैली हुई है। यह एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बिहार राज्य के मिथिला क्षेत्र का वह प्रसिद्ध विद्वान जिसने मीमांसा एवं वेदांत दर्शन के प्रति उल्लेखनीय योगदान दिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मंडन मिश्र। मंडन मिश्र बिहार के मिथिला क्षेत्र के निवासी थे और मीमांसा और वेदांत दर्शन के ज्ञाता थे। माना जाता है कि शंकराचार्य से इनका शास्त्रार्थ हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बिहार राज्य की प्रथम फिल्म पुनर्मिलन का निर्माण किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह हो जाएगा। इसमें जो है हमारे बिहार का जो ये प्रथम फिल्म है पुनर्मिलन के निर्माण का जो श्रेय है आपको महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह को दिया जाता है। इस फिल्म का निर्माण 1931 में किया गया था। यह फिल्म हिंदी में बनी थी और इसी के साथ बिहार में फिल्म को बनाने का जो है चलन आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि बिहार राज्य के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, भोला प्रसाद शास्त्री। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री का श्रेय आपको भोला प्रसाद शास्त्री को जाता है। इनका कार्यकाल आपको 22 मार्च 1968 से 29 जून 1968 तक रहा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, बिहार हो जाएगा। बिहार राज्य में सर्वप्रथम आपको अल्पसंख्यक आयोग को जो है वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं जो जनरल नॉलेज का है, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अब्दुल रहीम खान ए खाना। खानजादा मिर्जा खान अब्दुल रहीम एक कवि थे जो मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहते थे और वे अकबर के गुरु भी थे। वह अकबर के दरबार के जो 9 महत्वपूर्ण मंत्रियों में से एक थे जिन्हें नवरत्नों के नाम से भी जाना जाता है। वे अकबर के भरोसेमंद संरक्षक और बैरम खान के पुत्र थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा 4, अरुणाचल प्रदेश। ये जो तवांग मठ है भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में तवांग जिले में जो है तवांग शहर में स्थित है और ये 1680-81 में स्थापित यह भारत का सबसे बड़ा मठ है।
और ये जो है आपको वज्रयान बौद्ध धर्म के गेलुग संप्रदाय से संबंधित है। और अरुणाचल प्रदेश के बारे में, इसकी राजधानी ईटानगर है। और अरुणाचल प्रदेश जो है हमारे देश का 2011 की जनगणना अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला, अर्थात 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उमानंद असम में स्थित एक डैश है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, द्वीप हो जाएगा। उमानंद द्वीप असम में गुवाहाटी से होकर बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के बीच जो है सबसे छोटा बसा हुआ नदी द्वीप है। और ये जो है आपको, इसका नाम उमा अर्थात शिव की पत्नी देवी पार्वती और आनंद से लिया, जिसका अर्थ प्रसन्न होता है। और यह जो है मयूर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। टाटा आयरन एंड स्टील टिस्को कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 1907 हो जाएगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, जिसकी नींव जमशेद जी नसरवान जी टाटा ने डाली थी, और इसकी स्थापना जो है आपको जमशेद जी टाटा के द्वारा जो है की गई थी 1907 में। इसकी जड़ इसको दोराबजी टाटा भी, कहीं कहीं जमशेद जी टाटा और दोराबजी टाटा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए डैश समय पर बैठक की। तो इस का जो सही आंसर हो जाएगा आपको, वह है आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एक मिनट। हाँ, इसका जो है आपको इसका जो है 64 नंबर का इसका आंसर तो ये हो गया। अब 65 का देखते हैं। संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए डैश तक समय समय पर बैठक की। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 3 वर्ष हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के लिए जो संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान को लगभग 3 साल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। इस अवधि के दौरान कुल 165 दिनों में 11 सत्र आयोजित किए गए, और इसमें 114 दिन संविधान के मसौदे पर विचार करने में इसमें बीता। आपको विधानसभा की पहली बैठक हमारी जो संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को होती है। और इसमें जो सबसे वृद्ध सदस्य थे, अर्थात डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। उसके बाद 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। फिर 2 दिन बाद अर्थात 13 दिसंबर को नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, जिसे बाद में स्वीकार कर लिया जाता है। इसका अंतिम सत्र जो है आपको 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक में बासवन्ना और उसके साथी जैसे कि अलम्मा प्रभु और अक्क महादेवी ने सभी मनुष्यों की समानता के लिए 12वीं शताब्दी के मध्य किस आंदोलन की शुरुआत की? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वीरशैव आंदोलन 12वीं शताब्दी में बसवन्ना और अलम्मा प्रभु और अक्क महादेवी जैसे उनके साथियों के द्वारा शुरू किया गया था। इन सभी के द्वारा मनुष्यों की समानता के लिए और जाति के ब्राह्मणवादी विचारों और महिलाओं के प्रति खराब व्यवहार के खिलाफ इनकी लड़ाई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत ताक झांक एक दंडनीय अपराध है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 IPC 354C हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता अर्थात इंडियन पैनल को जो है कोड की धारा जो है आपको 354C के तहत जो है दृश्यतकारिता अर्थात या चुपके से किसी को झांकना एक अपराध है। इस धारा के जो तहत है, इस अपराध के लिए दोषी पाए जाने पर किसी भी व्यक्ति को पहली बार दोषी ठहराए जाने पर किसी अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जो 1 वर्ष से कम नहीं होगा, लेकिन जो 3 साल तक हो सकता है और जुर्माना भी हो सकता है। थोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र हो जाएगा। थोसेघर जलप्रपात महाराष्ट्र के सतारा जिले के वोघर गांव में स्थित है। यह कोंकण क्षेत्र के किनारे स्थित है। यहाँ झरनों की एक श्रृंखला, जिनमें से कुछ 15 से 20 मीटर और लगभग 200 मीटर ऊंचा है, ये आपको वहीं पे मिल जाएगा। महाराष्ट्र से संबंधित है थोसेघर जलप्रपात। अगला देख लेते हैं।
1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मान सिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 चेरो हो जाएगा। अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेरों पर आक्रमण किया और उन्हें पराजित किया था। हालांकि इस युद्ध में जो है बड़ी मात्रा में लूट की राशि और सामान प्राप्त की गई थी, लेकिन उन्हें पूरी तरह से नियंत्रित नहीं किया जा सका। और वर्तमान बिहार और झारखंड में 12वीं शताब्दी तक चेरों का उदय हो चुका था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के डैश संप्रदाय से था? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपके लिए होगा ऑप्शन नंबर 3 सांख्य दर्शक हो जाएगा। इसमें वेद ऋषि कपिल मुनि का ये संबंध हो जाएगा। कपिल एक वैदिक ऋषि थे जिन्हें पारंपरिक रूप से भारतीय दर्शन की सांख्य प्रणाली का मूल प्रस्तावक के रूप में जाना जाता है और उन्हें जो है प्रभावशाली सांख्य सूत्र लिखने का श्रेय दिया जाता है, जिसमें सूत्र सांख्य के द्वैतवादी दर्शन को प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से ये जो साइंस का क्वेश्चन है कि ये ग्राफ क्या दर्शाता है? तो निम्नलिखित ग्राफ को इसको ध्यान से देखिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ये होगा ऑप्शन नंबर 3 एक समान विमंदन, अर्थात वस्तु की जो चाल है समान दर से घट रही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक वस्तु की मात्रा 4 गुनी एवं दूसरी वस्तु की मात्रा 4 गुनी बढ़ा दी जाती है। उनके बीच की दूरी में कितना परिवर्तन करना होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल समान रहे? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। 8 गुना हो जाएगा। इसमें आप जो है F=gm1 इंटू gm1 इंटू m2 करके बटे d² कर देंगे तो इसका ये मान निकलेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी द्रव में डूबे किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है किस चीज पर? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, विस्थापित द्रव्य की मात्रा पर। तो इसमें जो है आपको उत्प्लावन बल बराबर होता है विस्थापित द्रव का भार। तो इसमें जो है जो भी जैसे जहाज वगैरह तैरते हैं आपको, तो वो भी अपने भार के बराबर पानी को विस्थापित करते हैं और वो उत्प्लावन सिद्धांत पर काम करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। किसी दूरस्थ वस्तु से आते प्रकाश की समानांतर किरणें एक उत्तल तल पर अंतरित होती है जिसका प्रतिबिंब पर्दे पर बनता है। निम्नलिखित में से कौन किरण आरेख सही है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये सही है आपको। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक की संरचना क्या होगी यदि परमाणु संख्या 19 एवं परमाणु पिंड संख्या 39 हो? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। प्रोटॉन की संख्या 19, न्यूट्रॉन की संख्या 20 होगी तभी, क्योंकि परमाणु संख्या अगर 19 होती है तो अर्थात ये परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या, ये दोनों में से कोई एक होगा। अगर न्यूट्रॉन की संख्या अगर इसमें से 39 में से जो घटा देंगे तो वो न्यूट्रॉन की संख्या हो जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रतिक्रिया में अवकारक कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, Cu। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि 2 विलियन एक जिसका pH=1 और मात्रा 100 मिलीलीटर है उसे एक अन्य विलियन के साथ जिसका pH 2 है और मात्रा 200 मिलीलीटर है मिलाया जाता है। मिश्रण के परिणामी pH को ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका, ये 1.39। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2 ओम 2 ओम और 3 ओम को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि जिससे कि परिणामी प्रतिरोध 4 ओम हो? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2 ओम समानांतर और 3 ओम सीरीज में होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, निस्तापन हो जाएगा। जब किसी धातु के विलगन के लिए अयस्कों का पर्याप्त सांद्रण कर लिया जाता है तो धातु को निकालने के लिए उसका निस्तापन या वर्जन किया जाता है। तो जो अयस्क की जो प्रकृति पर निर्भर करता है, निस्तापन में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है और इसमें विधि द्वारा और इस विधि द्वारा जो है आपको कार्बोनेट और हाइड्रो ऑक्साइड से जो है धातु के ऑक्साइड प्राप्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक
विद्युत ऋणात्मक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 फ्लोरीन हो जाएगा। जो आपको विद्युत ऋणात्मकता वगैरह जो दर्शाता है, पॉलिंग स्केल पर इस्तेमाल किए गए तत्वों का विद्युत ऋणात्मकता, जैसे फ्लोरीन का 3.98 है, ऑक्सीजन का 3.44 और क्लोरीन का 3.16 है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनी और सहसंयोजी तथा उप सहसंयोजक आबंध है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 NH4Cl हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को किसके प्रयोग से कम किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 कम सल्फर वाले ईंधन से होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय गैसें ग्रीन हाउस गैसें होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आपको ये देखिए 1, 3 और 4, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 गैम्बुसिया कहा जाता है इसको। और ये जो है आपको मच्छरों के जैविक नियंत्रण का अभिप्राय अर्थात मच्छरों के लार्वा खाने वाले जीव का प्रयोग से है। तो गैम्बुसिया एफिनिस तथा कुछ साइप्रिनिड्स का प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण के द्वारा पीवीसी प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। क्यों एक लोहा का टुकड़ा पारा में तैरता है और पानी में डूब जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 पारा का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए पारा में उत्प्लावन पानी के उत्प्लावन से अधिक है। अगला प्रश्न देखेंगे। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है कहाँ पे? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 यकृत हो जाएगा। मानव शरीर में जो है यकृत विटामिन ए संचित रहता है। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और ये जो है हमारे विटामिन ए जो है आपको प्रतिरक्षा तंत्र अर्थात ये जो है आपको रोगों से लड़ने की क्षमता को के लिए ये जिम्मेवार विटामिन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा बेस होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यूरेसिल हो जाएगा। डीएनए में साइटोसोन तथा थाइमिन जो पायरिमिडियन बेस तथा गुआनिन एवं एडेनिन प्यूरिन बेस होते हैं। अगला प्रश्न देख लेंगे। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, एपो एंजाइम। एंजाइम जैविक उत्प्रेरक होते हैं और रासायनिक रूप से सभी एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। प्रत्येक एंजाइम केवल एक रासायनिक प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करता है और एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेंगे। 24 घंटों के भीतर दवा की एक खुराक या कई खुराक देने के अल्पकाल के भीतर होने वाली प्रतिकूल प्रभाव को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, घोर विषाक्तता हो जाएगा। 24 घंटे के जो भीतर है दवा की एक खुराक या कई खुराक देने के अल्पकाल के भीतर होने वाले प्रतिकूल प्रभाव को अर्थात जो इसका जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग घोर विषाक्तता कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये मैथ का सवाल है और इस प्रकार से अभी मैथ का ही ये लास्ट होगा। तो इस प्रकार ये इस प्रैक्टिस सेट की समाप्ति होती है। आप सभी से अनुरोध है जो मित्र हमारे अभी तक इस चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो और जो भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो बिहार पुलिस के लिए तो अब ये एडमिट कार्ड भी जारी हो गया है। अब आपके लिए निश्चिंत होकर आप जी जान लगा के तैयारी कीजिए। और जो अभी बंधु हमसे नहीं जुड़े हैं तो आपसे अनुरोध होगा कि हमारे सारे वीडियो को देखिए। सारे वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार पुलिस के लिए। रुक्मिणी, किरण और एडुटेरिया, ये सारे, इसमें आपको रुक्मिणी के सारे 30 प्रैक्टिस सेट करवा दिए गए हैं और एडुटेरिया के सारे 10 प्रैक्टिस सेट करवा दिए गए हैं। किरण पब्लिकेशन का ये 16वां प्रैक्टिस सेट आज समाप्त हुआ है। और इसके अलावा जो अब 4 प्रैक्टिस सेट और बचा है इसका, वो भी करवा दिया जाएगा। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट सेट जो बचेगा या फिर जो लुसेंट हो या फिर स्पीडी से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, उनको करवाने का प्रयास किया जाएगा।
तो इसी प्रकार आप सभी से अनुरोध होगा कि जो भी बच्चे या फिर जो भी फ्रेंड्स इसमें नहीं जुड़े हैं अभी तक, आप उनसे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप प्रेरित कीजिए। तो और इस पर जितने भी आपको जो भी कुछ जानकारी चाहिए तो उससे संबंध में आप सुझाव दे सकते हैं। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।